एक फुटबॉल जैसी शेप है, उसको हम क्या कहेंगे? शेल। उस शेल में किस चीज का बना हुआ है? कंडक्टर। उसमें हमने चार्ज दिया, चार्ज अपने आप को रिपेल करके इक्वल डिस्टेंस पर सेटल हो जाता है और वो बन जाता है ए शेल विच इज कैरिंग चार्ज। ये दिस इज ए शेल और चार्ज कहां पर रहेगा? इसके आउटर सरफेस पर चार्ज रहेगा। ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस कैपिटल आर मानते हैं और इसके कारण पोटेंशियल अलग अलग लोकेशन में कितना होगा ये हमने स्टडी करना है। इसमें तीन तरह से हम इसको मार्क करेंगे। वन इज द पॉइंट P where we are going to find out the potential. This point is outside the shell. In the second case it will be on the surface of the shell. In third case it will be inside the shell. Okay. So first case it is outside the shell. That is case 1. P is outside shell. Okay. यहां सेंटर से इसका डिस्टेंस r के बराबर है। यहां चार्ज निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए देयर इज नॉट ए वेरी लॉन्ग टाइप ऑफ डेरिवेशन। एक बड़ा छोटा सा डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय हमने एक कंक्लूजन निकाला था, एक निर्णय लिया था। कंक्लूजन क्या था? दैट ऑल द चार्ज ऑन ए शेल बिहेव्स as if it is lying at the center. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय ये हमने एक कंक्लूजन निकाला था, ये आपने नोट किया हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं उसका एक्सप्रेशन वही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट चार्ज का आता है। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन एक जैसा है। उससे हमने क्या रिजल्ट निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला? ऑल द चार्ज कैन बी supposed to be concentrated at the center. तो अगर इसके पास चार्ज Q है तो हम ये मान सकते हैं कि वो चार्ज Q यहाँ पर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रहा है। इस तरह से it behaves as if the charge is here. Now if there is a charge Q here and this distance is r, then at the point P what should be the potential? And here we take help of potential due to point charge. Potential due to point charge का हमारे पास already derivation है, that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r. So same derivation we use here, and this is potential at distance r, that's all. ठीक है? तो इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं। उसके बाद सेकंड केस, केस 2, P is on the surface. अगर P पॉइंट यहाँ सरफेस पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस R की वैल्यू छोटी होती जाती है और V की वैल्यू बढ़ते जाती है, क्योंकि वो नजदीक आ रहा है, पोटेंशियल बढ़ते चला जाएगा। जब यहाँ पर आएगा तो ये R इसके बराबर हो गया, ये कैपिटल R के बराबर हो गया। तो ऑन द सरफेस P ऑन द सरफेस ये किसके बराबर हुआ? 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R। ये पोटेंशियल होता है एट द सरफेस ऑफ शेल। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको याद कर लेना है। उसके बाद थर्ड केस लेते हैं, when the point P is inside a shell. Okay, here is the point P और ये जो डिस्टेंस R है, this R is now smaller than R. इस केस में this R is greater than R. In this case, R is equal to R. Now, in case 3, R is smaller than R. R is smaller than R. अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका डेरिवेशन हमें होगा बनाना पड़ेगा। हमने ये पढ़ा है
कि इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। हर पॉइंट पर जीरो होता है। हमने ये भी पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस से क्या रिलेशन होता है? तो इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट dV by dr. What is this dV? Change in potential. कितने डिस्टेंस पे चेंज? dr डिस्टेंस पे चेंज। पर फिर से dV है क्या? चेंज इन पोटेंशियल। ओके, इनसाइड द शेल E is equal to 0. Therefore dV by dr is equal to 0. इसको कैलकुलस के बेसिस पर मैं सीधे कह सकता हूं because dV upon dr is equal to 0. Therefore V should be a constant. क्यों? किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0. इसलिए V कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। दूसरे तरीके से समझिए बिना कैलकुलस के, व्हाट इज dV? चेंज इन पोटेंशियल। ये आपको हम इधर ले गए, इसे मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। मतलब चेंज होता है कि नहीं होता है? नहीं होता, बिकॉज चेंज इज 0। अगर चेंज 0 है इसका मतलब ये है कि किसी पॉइंट पर 100 वोल्ट है तो वो कितना रहेगा? 100 वोल्ट। दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे जाओ वो भी कितना रहेगा? 100 वोल्ट, क्योंकि चेंज कितना है? 0। चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, 0 नहीं रहेगा। ये ध्यान रखिए, पोटेंशियल क्या नहीं है? 0। क्या चीज 0 है? उसका चेंज। यानी अगर पोटेंशियल 60 है तो हर जगह कितना मिलेगा? 60। और अगर 70 है तो हर जगह कितना मिलेगा? 70। 0 नहीं होगा। ओके, so that is dV upon dr is equal to 0. Therefore V is equal to constant. V is equal to constant. यहाँ V की वैल्यू V है तो यहाँ भी V होगी, यहाँ भी V होगी, यहाँ भी V होगी, सेंटर में भी V होगी, और ये सरफेस के बिल्कुल बाजू में भी V होगी, क्योंकि वो भी अंदर है। हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? V। अब हमने एक ऐसा पॉइंट लिया जो इस सरफेस के बिल्कुल साथ लगा हुआ, जस्ट एक पॉइंट अंदर, लेकिन किधर है? तो अंदर। अगर वो अंदर है और सरफेस से बिल्कुल लगा हुआ है, सरफेस से उसका डिस्टेंस dr बहुत कम है, नहीं के बराबर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है पोटेंशियल चेंज होते जाता है। अब यहाँ पर अगर पोटेंशियल V है, यहाँ पर पोटेंशियल है V ऑन द सरफेस, तो इसके थोड़ा सा अंदर हम आएंगे, यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा? सेम, V ऑन द सरफेस। सिर्फ एक पॉइंट अंदर, क्योंकि कोई ज्यादा डिस्टेंस हमने ट्रेवल नहीं किया है, इसलिए वहां पर पोटेंशियल गिरेगा। तो वहां पोटेंशियल कितना मिलेगा हमको? V। उसके बाद हमारा ट्रिक क्या है? हमारा ट्रिक ये है कि जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ है, वही सेंटर पे, तो हर जगह वही पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल? पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। तो जो पोटेंशियल सरफेस पर होता है वो अंदर हर जगह, किस जगह पर? सेंटर पे भी और हर पॉइंट पे। हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा? सेम। तो ये आ गया V is equal to constant. This is V inside and very close. Inside and very close to surface. Therefore, it is same as V on surface, और V on surface कितना है? ये हमने यहाँ बनाया हुआ है, this is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R, और यही पोटेंशियल हर जगह होता है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो इनसाइड पूरा पोटेंशियल कितना होता है? सेम होता है, उतना ही होता है जितना कि सरफेस पर होता है। ठीक है ये, और बाहर जाएंगे तो अब पता चला जाएगा।
सरफेस यहाँ पर आएगी, ये वाला पोजीशन कहाँ है, इनसाइड, ये वाली लोकेशन कहाँ है, आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, और ये सरफेस। इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना है, 0 है या ज्यादा है, ज्यादा, किसके बराबर है, जो सरफेस पर है। अब हमने ये माना कि सरफेस पर अगर इतना पोटेंशियल है, ये वाली इतना है, ये पोटेंशियल, तो सेंटर पे भी इतना है, बीच में कहीं भी जाओ इतना। तो जैसे जैसे R बढ़ता है पोटेंशियल उतना का उतना ही रहता है। तो ये हमको ऐसा ग्राफ है, हर पॉइंट की हाइट कैसी है, सेम, यानी हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम। कहां तक ये चीज चलती है, सरफेस, और सरफेस के बाहर जाते हैं तो ये फॉर्मूला चालू हो जाता है, इसमें R बढ़ता जाएगा और B कम होता जाएगा। इसमें B और R की प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, B is proportional to 1 upon R, तो B is equal to B proportional to 1 upon R का जो फॉर्मूला होता है, उसका जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ इसके बाद बनेगा, and that will be like this। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, दिस इज द ग्राफ B versus R for shell carrying charge। इसका टाइटल याद रखिएगा, VR ग्राफ फॉर शेल। कौन सा शेल, कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग शेल हैविंग चार्ज। और ये हमको क्या बताता है कि पूरा पोटेंशियल सेंटर से लेकर सरफेस तक एक जैसा है। There is a non-conducting sphere full of charge and the charge is distributed uniformly। ये sphere और इसमें ये चार्ज ऐसे अंदर है। We can assume that there is a charge density per unit volume, और उसको हम कितना मानते हैं, rho per unit volume। Because it's not a conductor, the charge will not come to the surface. It will not be conducted. No, it is not a solid। नहीं, hollow जब होता है ना, तो हम उसका नाम बदल के shell कर देते हैं, ठीक है। और जब sphere शब्द को यूज करते हैं, उसका मतलब solid। तो हमको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि solid है कि hollow, ठीक है। बोलेंगे अगर hollow sphere बोलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, shell। तो फिजिक्स में इस तरह से दो शब्द अलग यूज करने ताकि हमको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और उसके आता है क्योंकि 11th में मैकेनिक्स में जब हम पढ़ते हैं उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, तो हम उस समय दो चीजें यूज करते हैं, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, वहां इवोल्यूशन यूज होती है, राइट। तो ये कैसा है, सॉलिड स्फीयर, दैट इज फुल ऑफ चार्ज। पर हम सॉलिड शब्द यूज नहीं करना चाहते। जैसे एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से टकराता है, एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से टकराता है, उसके अंदर घुस गया और अंदर में फ्रिक्शन हुआ, सब जगह चार्ज भर गया, बट इज इट ए सॉलिड? हाँ, तो सॉलिड हम उसके साथ नहीं लगाएंगे, बट इट इज फुल ऑफ चार्ज। ये तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ चार्ज। स्फीयर किस चीज का बना है, चार्ज बना हुआ है। वो चार्ज सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस के फॉर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फॉर्मूला सब में चलेगा। होना क्या चाहिए, चार्ज को भरकर स्फीयर की शेप में आ जाना चाहिए। अब समझ आया? सो दिस इज स्फीयर ऑफ चार्ज। ये ओके, ये इसका रेडियस R, ये हमने लिया पॉइंट P। पॉइंट P पर हमने पोटेंशियल निकालना है, केस 1। ये बिल्कुल सेम होगा जैसा कि हमने शेल के लिए लिया था। सो फॉर दिस पोटेंशियल आउटसाइड इज इक्वल टू 1
इसके लिए पूरा का पूरा चार्ज एक साइड में है। ये कैसा काम करता है? एज इट इज लाइक एट द सेंटर। बाहर के लिए तो ऐसा ही लगता है, इसलिए ये फॉर्मूला ये का ऐसा ही रहेगा। इसी तरह से केस 2 ऑन द सरफेस, केस 2 पोटेंशियल ऑन द सरफेस। यहां पर R कैसा है? जब लेना here R is equal to R, तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये R इसमें कन्वर्ट हो गया R। सो दिस इज ऑन द सरफेस। तो शेल हो या स्फीयर हो, दोनों के ये दो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं, ठीक है? ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे रहेंगे इन दोनों के केस। अब तीसरा केस जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, उसको देखिए। थर्ड केस में यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अलग होता है, जीरो नहीं होता। इसलिए dV अपॉन dr इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा, dV की कुछ वैल्यू हो। अगर dV की कुछ वैल्यू है यानी चेंज है, इसका ये मतलब जैसे जैसे इसका R बदलेगा वैसे वैसे वोल्टेज बदलेगी। अब हमको निकालना है कि बदलेगी तो कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी। इसको देखिए क्या होगा। ओके, यहां से जब हम यहां अंदर आते हैं तो हम क्या देखते हैं? या ऐसे और अंदर आए, सेंटर पे आए, तो ये सारे चार्ज, पहले मैं थोड़ा थ्योरेटिकल आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसको फॉर्मूला से एक्सप्लेन करेंगे। जब ये यहां पर है तो इसका डिस्टेंस किसके बराबर है? 2r। इसका डिस्टेंस r, ये वाले चार्ज का डिस्टेंस लेस देन r। तो इसके डिस्टेंस 0 से लेके कहां तक है? 2r। तो सब अपना अपना पोटेंशियल बनाएंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन r, डिस्टेंस। तो किसी का डिस्टेंस 0 है, 0 वाले को छोड़ दीजिए, किसी का डिस्टेंस 1 2 3 4 r और यहां पर कितना? 2r, यहां तक है। लेकिन अगर हम पॉइंट P को यहां कंसीडर करते हैं तो चार्जेस को देखिए। ये वाला चार्ज 0 1 2 3 r से और ज्यादा नहीं, तो सारे के सारे किसके अंदर आ गए? R के अंदर। तो अब बताइए Q अपॉन R या Q अपॉन 2r कौन बड़ा होता है? Q अपॉन R कौन बड़ा होता है? Q अपॉन R, ये ज्यादा बड़ा होता है। तो किस केस में पोटेंशियल ज्यादा होगा? पॉइंट P सेंटर में रहेगा या पॉइंट P सरफेस पे रहेगा? सेंटर में रहेगा, क्योंकि सभी चार्जेस R के अंदर आ गए, सबके डिस्टेंस R के अंदर आ गए। लेकिन जब सरफेस पर है, भले यहां हो, तो कुछ चार्जेस कितनी दूर पड़ते हैं उससे? 2r, उनका पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब अगर दो चीजों को हम कंपेयर करें, पोटेंशियल व्हेन द P इज ऑन द सरफेस एंड पोटेंशियल व्हेन P इज एट द सेंटर, इन दोनों केस में किस केस में पोटेंशियल ज्यादा? व्हेन इट इज एट द सेंटर। तो सेंटर वाले केस में पोटेंशियल ज्यादा और सरफेस वाले केस में पोटेंशियल कम। तो जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। तो इसके अंदर पोटेंशियल बढ़ते जाता है, बढ़ते 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 सेंटर पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा। सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल इनसाइड। सो केस 3, inside potential go on increasing, potential at center is more than potential on the surface। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब दूसरे तरीके से देखते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? तो आंसर है, अभी हमने पिछली क्लास में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन की थी। जब ये चीज आई थी
तो जरा देखिए कहीं लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आई रिमेंबर शायद ऐसे ही है, ठीक है। व्हाट इज रो? दैट इज चार्ज डेंसिटी, और ये पूरे स्फीयर के लिए कांस्टेंट है। ओके, ये E है। अगर E को हम dV में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे होगा? E is to be converted into dV, तो E must be multiplied with dr। E into dr क्या होता है? dV। ओके, तो ये हमने बना दिया E dr is equal to rho r dr 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया। इस तरह से हमने इसको dV में कन्वर्ट किया। अच्छा, ये आ गया dV। अगर ये dV है तो V कितना हो जाएगा? दिस इज ए स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, बट इफ यू वांट ए फुल पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमको क्या कर देना चाहिए? इंटीग्रेट। तो ये क्या हो जाएगा? dV का इंटीग्रेट इज इक्वल टू रो r dr 3 एप्सिलॉन नॉट, जिसमें रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। r dr का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ाइए, दिस इज r स्क्वायर अपॉन 2। ये इंटीग्रेशन हो गया इस तरह से। हाँ, अब इधर ध्यान दीजिए, ये dV की ये वैल्यू आई। यहां पर हमको मालूम है E किसके बराबर है? इसके बराबर, और dV माइनस E dr इसके बराबर, माइनस। तो dV का साइन, अब देखिए dV r के साथ बढ़ेगा और नेगेटिव साइन। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे r बढ़ता है dV कम होते जाएगा, क्योंकि साइन कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, तो r अगर बढ़ता है तो dV कम होते चला जाता है। r अगर बढ़ता है तो dV कम होते चला जाता है। इसका मतलब यहां सरफेस पे आएगा तो dV कैसा होगा? कम होगा। इस तरह से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि यहां पर V कैसा होगा? मैक्सिमम, और सरफेस पे कैसा होगा? मिनिमम। Therefore V decrease along R। V decrease along R। R के साथ साथ V कम होता चला जाएगा, और यहाँ का V हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ का V कितना होता है? Q अपॉन R। ये यहाँ का V होता है, तो कम होते 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 ये इतना बना है यहाँ। इसका मतलब यहाँ कैसा था? बहुत ही ज्यादा, तभी तो कम होते होते इसके बराबर यहाँ पर आया। ठीक है, इसका मतलब अंदर में कैसा है? ज्यादा है। तो V decrease along R, therefore it is maximum at center। maximum at center। तो इसलिए V सेंटर पर मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे दूर जाएंगे कम होता जाएगा, इसके बाहर जब जाएंगे और कम होता चला जाएगा। ठीक, अब ये वाला इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ थोड़ा सा ट्रिकी ग्राफ है। ये R है, ये सेंटर है, सेंटर से ये सरफेस है R, और ये इसके आउटसाइड पोर्शन है, आउटसाइड, एंड दिस इज इनसाइड। ये V की वैल्यू, R पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रहती है V की, कितनी? Q अपॉन R। जब हम इसके बाहर जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बाहर जाएंगे तो V की वैल्यू कम होती जाएगी। क्या रिलेशन है? यस, ये V और R इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। तो ग्राफ कैसा होगा? इनवर्स वाला ग्राफ होगा। इनवर्स वाला ग्राफ हमको मालूम है ऐसा होता है। ये इनवर्स का ग्राफ है। दिस इज V आउटसाइड प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन R। ये कहां होता है? आउटसाइड।
उसके बाद अंदर का देखिए, अंदर का इसका बड़ा स्पेशल है, अंदर में इंक्रीज होना है, इंक्रीज होना है तो अंदर का पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा यहां पर। लेकिन यहां से यहां शेप कैसी होगी? शुड वी मेक ए स्ट्रेट लाइन और इसी को ऐसा बढ़ा दें, कर्व को ही ऐसा बढ़ा दें या स्ट्रेट लाइन करें या कुछ और करें? स्ट्रेट लाइन नहीं, रिलेशन ढूंढिए, रिलेशन ढूंढिए। V का रिलेशन किसके प्रोपोर्शनेट है? r स्क्वायर। V की पावर कितनी? 1 और r की पावर कितनी? 2। 1 और 2 क्या बनता है? पैराबोला। याद आया? पावर 1 और 2 हो तो पैराबोला, 1 और 1 हो तो स्ट्रेट लाइन, और 1 और -1 हो तो ये इनवर्स ग्राफ। तो इसमें क्या बनेगा? पैराबोला। तो यहां से ये ग्राफ ऐसा उठेगा और ऐसा। दिस इज पैराबोला। ये क्या शो करता है? पोटेंशियल हैज इंक्रीज प्रोपोर्शनेट टू r स्क्वायर। हाँ, दोनों तरफ से हो सकता है, पर उसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, एंड दिस इज द शेप। स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व। ठीक है? सो दिस इज पैराबोलिक शेप। तो ये किसका ग्राफ बन गया? V and R for sphere of charge। अब आपके पास 4 तरह के ग्राफ हो चुके हैं। पहचानिए कौन कौन सा किसका? ये किसका है? इनसाइड E 0 है और बाहर में E डिक्रीज होता है। तो दिस इज E एंड R। किसके लिए? शेल की स्फीयर। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? 0। ये पहचानिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसके लिए? स्फीयर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए? शेल। ये वाला पोटेंशियल किसके लिए? शेल। और ये है पोटेंशियल किसके लिए? स्फीयर ऑफ चार्ज। इसका किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो आपको बोलेंगे ये 4 ग्राफ हैं, तीसरे नंबर का ग्राफ किसका है बताओ, या आपको बोलेंगे इन चारों में से पहचानो V वर्सेस R शेल के लिए कौन सा है। इस तरह से चारों को आपको अलग अलग पहचान कर रखना है। इससे आपको ये भी याद हो जाएगा कि E और V की वैल्यूज कैसी होती है, अंदर कैसी होती है, बाहर कैसी होती है, चार्ज शेल में कैसी होती है और सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज में कैसी होती है। ठीक है? ओके, सो दिस इज V फॉर डिफरेंट शेप्स। अब हम लोग
टॉपिक चेंज करते हैं पोटेंशियल के लिए। अब एक नया टॉपिक लेंगे, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या होता है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर टेकिंग अप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। एक ऐसी सरफेस, भले वो रियल हो या इमेजिनरी, अगर उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर है, यानी कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। इट इज वेरी इजी। ये एक सरफेस है, इस सरफेस के हर पॉइंट पर, यहाँ पर हम देखते हैं अर्थ के कंपैरिजन में ये पॉइंट और अर्थ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलता है 100 वोल्ट। ये दिया, यहाँ हमने मीटर लगाया, यहाँ भी मिला 100 वोल्ट, यहाँ लगाया 100 वोल्ट, यहाँ लगाया 100 वोल्ट, एवरी पॉइंट इट इज 100 वोल्ट। तो हर पॉइंट का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है? 100 वोल्ट। तो सबका पोटेंशियल एक समान है, तो इस सरफेस को क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। बस। तो ऐसी सब सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती हैं। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कौन कौन सी हो सकती है? तो पहला है, अगर हमारे पास एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के चारों तरफ हम एक स्फीयर बनाते हैं और चार्ज उसके सेंटर पर है। अगर चार्ज उसके सेंटर पर है, उसके चारों तरफ हम एक स्फीयर बनाते हैं, तो हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल हो जाएगा। ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस भी r है। अगर ये दोनों के डिस्टेंस बराबर हैं, तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या होगी? q अपॉन r। यहाँ v की वैल्यू क्या होगी? q अपॉन r। यहाँ पर v की वैल्यू q अपॉन r, हर पॉइंट पर q की वैल्यू v अपॉन r। तो इस स्फीयर को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी तो जो टॉप सरफेस है उसको क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। So this is equipotential surface and potential at every point is q upon r. अब एक दूसरी सरफेस के बारे में सोचिए जो यहाँ पर है। इसका ये डिस्टेंस r1 है, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? q अपॉन r। हर पॉइंट पर ये पोटेंशियल आएगा। अगर ये पोटेंशियल हर पॉइंट पर आएगा, तो ये सरफेस भी क्या है? इक्विपोटेंशियल। फिर हमने यहां एक सरफेस सोची, ये इसका डिस्टेंस है r3 या r2, तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका ये मतलब है कि देयर मे बी मेनी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ऐसा नहीं है कि एक चार्ज की एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, एक चार्ज की बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो सकती हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, ये सब सरफेसेस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं पैरेलल होंगी। क्यों? सबका डिस्टेंस बराबर रखना है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? r1 माइनस r। ये यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां। तो ये सब कैसी हो गए? पैरेलल। ये इसके पैरेलल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जिसको और शॉर्ट में हमने बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस को काट के इक्विपोटेंशियल के साथ ही s बना दिया, इक्विपोटेंशियल्स। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल कैसे होते हैं? पैरेलल। अब इक्विपोटेंशियल को पैरेलल बनाने के लिए हम ये दिखा देते हैं। ये सब क्या है? इक्विपोटेंशियल, जिसमें ये वाले सरफेस का पोटेंशियल v1 है, इसका v2 है, इसका v3। v1, v2, v3, इसमें v1 बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई भी। तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल्स को हम पैरेलल सरफेसेस से दिखाएंगे। याद रखिए, ये तीनों लाइन नहीं है, ये तीनों क्या है? हाँ, सरफेसेस। इस तरह की सरफेस जैसे फुटबॉल की सरफेस होती है, ऐसे सीधी सरफेस नहीं, इधर ऐसे पॉइंट चार्ज के लिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब दूसरी चीज, अगर हमारा चार्ज लाइन में है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां होगी? सोचो, एक ऐसी सरफेस को इमेजिन करो, एक ऐसी सरफेस की कल्पना करो जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा हो। इसका मतलब हर पॉइंट का डिस्टेंस एक जैसा हो। कैसे हो सकता है? एक लाइन के लिए। हाँ ठीक है, बताओ। यस, बिल्कुल ठीक, सिलेंड्रिकल शेप।
उस शेप को क्या कहते हैं? सिलेंडर। तो ये यहां पर इधर का डिस्टेंस ये सब डिस्टेंस कैसे है? रेडियस। अब चूंकि डिस्टेंस बराबर है इसलिए सब जगह का पोटेंशियल कैसा होगा? सेम। तो दिस इज वन इक्विपोटेंशियल। वेयर इज द अदर इक्विपोटेंशियल? दिस इज द अदर इक्विपोटेंशियल। ये इसके ऊपर की सरफेस, दिस इज अनदर इक्विपोटेंशियल। तो एक सरफेस, उसके ऊपर एक और सरफेस, उसके ऊपर एक और सरफेस, ये सब क्या है? इक्विपोटेंशियल फॉर विच डिस्ट्रीब्यूशन? लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से अगर हमारे पास चार्ज एक प्लेन में है, एक प्लेन शीट, ये प्लेन शीट है, इसके पास चार्ज भरा हुआ है, इसके इक्विपोटेंशियल कहां होगी? बोलिए। आपको क्या बराबर करना है? आर। आर 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 सब बराबर कर दो। एक और सरफेस, ये कैसी सरफेस है? कर्व की प्लेन, प्लेन सरफेस। इसके पैरेलल है कि एंगल बनाती है? हो गया। क्या कैरेक्टरिस्टिक मिली? ए प्लेन सरफेस पैरेलल टू ए चार्ज सरफेस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ आया? In case of sheet of a charge, the equipotential surface is a plane surface parallel to the charge sheet. तो ये किसके लिए है? ये इसके लिए हो गया। अगर हमारे पास ये शीट है तो इसके पैरेलल ये हमने इसकी इमेजिनेशन की। तो ये वाली शीट कैसी होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिस्चार्ज। समझ आया? क्यों? क्योंकि हमारा चार्ज V का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन R। हर पॉइंट के लिए R कैसा है इसका? इक्वल, इसलिए इक्विपोटेंशियल हो गई। ओके, ये चीज समझ में आ गई? तो इक्विपोटेंशियल की एक लाइन लिख लीजिए। An equipotential surface is an equipotential surface is a real or imaginary surface, a real or imaginary surface on which at each point the potential is same. The potential is same. For a point charge, concentric spherical shells are equipotentials. Full stop. For linear charge, coaxial cylindrical surfaces are equipotentials. Next, for sheet of charge, the parallel surfaces are equipotentials. ओके, अब अगली चीज, अगर हम किसी मेटल की सरफेस को लाते हैं एंड इट इज वेरी इरेगुलर शेप, एक मेटल सरफेस हम लाए और इसकी शेप जो है दिस इज एन इरेगुलर शेप, ये मेटल का बना हुआ है, इसको हमने चार्ज किया, ये चार्ज यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा?
कैसे, क्यों? ये कहीं पर स्ट्रेट है, कहीं स्फेरिकल है, कहीं सिलिंड्रिकल है। ओके, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा। इसलिए बनाएगा कि हमको एक नियम याद है, ए चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर ये इक्विपोटेंशियल नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या है, एक पॉइंट का पोटेंशियल दूसरे पॉइंट से या तो ज्यादा होगा या कम होगा। अगर कम या ज्यादा होगा तो चार्ज चलना शुरू कर देंगे, किधर से किधर, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक चलते रहेंगे, जब तक उनका पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। फिर से दो पॉइंट है ए एंड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट हैं ए एंड बी। बताइए किसका पोटेंशियल बड़ा है, किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए का या बी का? ए का पोटेंशियल ज्यादा है, तो थोड़ा डाउट में, इसको हमने पहले नहीं किया था। ओके, फिर से देखिए, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जरूर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया होगा, किसी न किसी चार्ज ने। ये सोर्स चार्ज रहा, इस सोर्स चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब चार्ज को आप किधर से चला के लाते हैं, इंफिनिटी से बी तक लाए, कुछ काम किया, ए तक लाए और काम किया, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा, ए का पोटेंशियल ज्यादा। पक्का याद रखिए। अब ए और बी को ई की डायरेक्शन में याद कर लीजिए। ई की डायरेक्शन किधर है, ए और बी। ए से बी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं या बी से ए जाते हैं? ए से बी। ए से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में ए से बी, और पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ए। ये नियम याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम चलते हैं पहला पोटेंशियल कैसा होगा, हाई, उसके बाद वाला लो, उसके बाद वाला और लो, उसके बाद वाला लो, इंफिनिटी में पहुंचेंगे तो जीरो। समझ आया? तो पोटेंशियल इस तरफ डिक्रीज होता है, बढ़ता किधर है? अब इसमें देखिए पोटेंशियल बढ़ने की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। दोनों डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे से उल्टी, इसलिए ई किसके बराबर होता है, यस। ये जो माइनस है ये क्या दिखाता है कि अगर ई बढ़ता है तो उसकी डायरेक्शन ई से उल्टी होती है। ये माइनस का ये मीनिंग है। समझ आया? ओके, फिर से ए और बी दोनों के पोटेंशियल अलग अलग हैं। हमने बड़ी सिंपल भाषा में ये समझा था कि ए और बी दोनों पर अगर हम चार्ज को रखते हैं तो दोनों जगह उस पर फोर्स लगाया जाता है, दोनों जगह उस पर फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, कहां पर टेंशन ज्यादा होगा, ए पर। हायर पोटेंशियल मींस हायर टेंशन। जैसे स्प्रिंग का मैंने कंपेयर किया था, ज्यादा दबा दिया, कहां ज्यादा दबा है, ए पे, बी पे कम दबा है। तो अगर हम ए से छोड़ेंगे तो कहां जाएगा, बी पे। इसी तरह से एक चार्ज को हमने ए पे रखा और छोड़ दिया तो वो अपने आप कहां चला जाएगा, बी पे जाएगा। बी पे रख के छोड़ा तो ए पे नहीं जाएगा, वो और आगे चला जाएगा। तो हमने एक नियम याद कर लिया, दैट ए चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नोट कर लीजिए, ये तो एकदम थंब रूल है। ए चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम higher potential to lower potential. A charge always moves from higher potential to lower potential. Okay. अब ये एक मेटल है, इस मेटल पे हमने चार्ज दिया। ये चार्ज जब हम लेते हैं वो चार्ज की ढेरी एक जगह पर हमने ऐसा दिया, सब एक दूसरे को रिपेल करके कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है, तो ये ऐसा भागते भागते इधर आ गए, यहाँ फिर नजदीक पहुंचे फिर रिपेल करेंगे, ऊपर चले गए ऊपर कहीं नजदीक मिले फिर रिपेल करेंगे। रिपेल करते 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 आखिर में वो सेट हो गए। किस शर्त पे सेट हुए? तो आंसर है इस शर्त पर सेट हुए कि सब के बीच का टेंशन एक समान हो गया।
क्योंकि अगर किसी का टेंशन ज्यादा होगा तो धक्का लगाएगा। दूसरी तरफ तो जब ये रुक गए हैं तो हम अपने आप समझ गए कि सब जगह टेंशन क्या हो चुका है, इक्वल। दिस इज अंडरस्टूड। ज्यादा होता धकेल देता, वो सब काम हो चुका। तो सब जगह अगर टेंशन बराबर हो चुका है तो उसका मतलब क्या, सब जगह पोटेंशियल कैसा है, सेम, बराबर। अदरवाइज चार्ज फिर चलता, कब तक चलता, जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। So a charge keeps on moving from one body to the other body. ये दो बॉडी है, इसका पोटेंशियल 100 है, इसका पोटेंशियल 50 है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो चार्ज कहां से कहां चलेगा। 100 वोल्ट में हर चार्ज पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, 100 जूल एनर्जी से सबको बोला जा रहा है बाहर जाने के लिए। यहां रहने के लिए कितनी चाहिए, 50, तो सब रिपेल होके इधर आ जाते हैं। यहां आते हैं तो यहां टेंशन बढ़ता है, आपस में रिपल्शन बढ़ता है, बढ़ते 50 से 60, 60 से 70, 70 से 75, ये 100 से कम हुआ 90, 80, 75। अब जब ये 75 हो गया तो ये एनर्जी कितनी दे रहा है पुश करने की, 75। ये पुश करने में कितनी एनर्जी दे रहे हैं, 75। अब ये इधर आएगा क्या, नहीं आएगा। दोनों का क्या बराबर हो गया, टेंशन। दोनों का क्या बराबर हो गया, वोल्टेज, पोटेंशियल। तो कोई भी चार्ज कब तक मूव करता है, जब तक दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम नहीं हो, और जब तक सेम नहीं होता तब तक मूव करता है। इसलिए जब हम प्लग के दो तार को जोड़ते हैं तो एक में टेंशन होता है 220, दूसरे में टेंशन होता है 0, तो चार्ज किधर से किधर मूव करेगा, 220 टू 0, और 0 के साथ हमने अर्थ लगा दिया, या 0 के साथ हमने पावर हाउस कनेक्ट कर दिया, वो चार्ज चलते ही चला जाता है। तो क्या होता है, पीछे से दूसरा चार्ज आता है, क्यों, क्योंकि हर चार्ज क्या चाहता है, लोअर पोटेंशियल पे जाना। इसलिए करंट फ्लो होते रहती है। ये हम इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में पढ़ेंगे कि करंट कैसे फ्लो होती है। दिस इज द कॉज that every charge wish to move from higher potential to lower potential. higher potential पर उस पर टेंशन लगा के, रिपल्शन का टेंशन लगा के उसको फेंका जाता है बाहर की तरफ, और 0 में कोई टेंशन नहीं है तो जाता है। ओके, अब यहां पर हम उस चीज को कहां यूज कर रहे हैं, अगर यहां पर सब चार्ज सेटल है, मतलब सबके बीच का टेंशन एक समान है, सबका वोल्टेज एक समान है, और ये चलना अलाउ करता है क्योंकि ये मेटल है, ये कंडक्टर है। सो फॉर एनी कंडक्टिंग सरफेस ऑल पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल। ये एक प्रिंसिपल पक्का याद कर लिए, व्हाटएवर इज द शेप। तो नोट करिए, इक्विपोटेंशियल में एनी कंडक्टिंग सरफेस हैविंग चार्ज, एनी कंडक्टिंग सरफेस हैविंग चार्ज इज an equipotential surface, is an equipotential surface. ये कंडक्टर के बारे में हो गया। रिलेशनशिप बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर ये दो पॉइंट देखिए, ए और बी, किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी जाती है। ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए R1 है, तो R1 यहां पर भी है, R1 यहां पर भी है, R1 यहां पर भी है, ये हमने सबको मिला दिया। तो हर जगह पोटेंशियल कैसा है, Q/R1, Q/R1, Q/R1 सेम है, तो वो क्या बनता है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, अब हमने यहां से डिस्टेंस लिया R2, ये R2, ये R2, ये R2, और ये क्या बना, एक और इक्विपोटेंशियल। इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल V2 है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल V1 है। तो ये दोनों क्या है, इक्विपोटेंशियल, और ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनकी ड्राइंग देखिए, यहां पर हमेशा कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल्स आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू ईच अदर। नोट करिए, इक्विपोटेंशियल्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू ईच अदर।
इससे क्या होता है कि अगर हमको एक चीज की ड्राइंग दी गई हो तो हम दूसरी चीज की ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे अगर हमको दिया गया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो इक्विपोटेंशियल्स की शेप कैसी होगी। हर एक पे 90-90 बनाना है तो हमने बनाया ये सरफेस, ये दूसरी सरफेस, ये तीसरी सरफेस। तो ये प्लेन सरफेसेस, ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाती, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सरफेस है। तो ये सारी सरफेस एक के बाद एक के बाद एक, ये कैसी कहलाएंगी, इक्विपोटेंशियल्स। और ये क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, यही काम हमने हर जगह किया है। सिलेंडर वाले केस में देखिए, सिलेंडर से ऐसे 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 लाइनें निकलती हैं, हर एक पे 90-90-90 बनाया, ऐसा कवर बन गया। एक प्लेन सरफेस से ऐसे लाइनें निकलती हैं, हर एक पे 90-90-90 बनाया, ये बन गया। इसी तरह से अगर एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी निकलती है तो ये कैसा बनेगा, दिस इज ए कॉन्वेक्स सरफेस। ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल्स। तो नियम क्या बना, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ये एक नियम हमको याद रखना है। दूसरा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। देयर आर टू इक्विपोटेंशियल्स। ये जो V1, V2, V3 हैं, इसकी जगह हमको बताया जा सकता है दिस इज -50, दिस इज -30 एंड दिस इज -10 वोल्ट। What is electric field at this point? And this distance is 10 millimeter. तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और किस डायरेक्शन में। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास ई का, dV/dr। कोई भी दो पॉइंट पकड़िए जिसका आप dV निकाल सकते हैं और जिसका dr निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमने ये दो पॉइंट लिए, ऐसे 90 डिग्री ऐसा बनाया। ये दो पॉइंट में dV कितना है, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल, 20 dV आ गया। हाउ मच इज dr, 10। तो dV/dr आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। चलो बनाइए, उसको मैं थोड़ा और फाइन ट्यूनिंग करवाता हूं आपको। E की वैल्यू निकालिए पहले। याद रखिए SI सिस्टम में वैल्यूज रखनी है। dV कितना आएगा, इसमें आप फाइनल V किसको मान रहे हैं और इनिशियल V किसको मान रहे हैं। -30 -10, बोलिए V1 किसको मानोगे, V2 किसको मानोगे। 30 को V2 और 10 को 1। ऐसा चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्शन ऊपर से नीचे मान रहे हैं। ओके, जब हम ऐसी डायरेक्शन मानेंगे तो ये रहेगा V2 और ये रहेगा V1 और D1 कितना, dV कितना होगा। फॉर दिस डायरेक्शन दिस इज -V2 V1 अपॉन dr। अब -V2 कितना लेना है, -30, -V1 कितना लेना है, -10। ये दिस इज अपॉन dr हमने कितना लेना है, 10 मिलीमीटर। 10 इंटू ये मिलीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻3। समझ आ रहा है। V2 V1 में सावधान रहिए। V2 कितना लिया हमने फाइनल, 30 साइन माइनस। V1 कितना लिया, -10। दोनों के बीच में क्या रखा, माइनस। क्यों, क्या निकलेगा, dV। ये वाला माइनस कहां से आया, ये साइन। इतने सारे माइनस हैं। ओके, अगर इतने सारे माइनस हैं तो हमको इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना आता है। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कितना हो गया, -30 + 10 =
-20 इस माइनस से मल्टीप्लाई किया +20, सो दिस इज 20/10 और -3 ऊपर चला जाएगा 10⁻+3 ये ओके। सो दिस इज हाउ मच 2 × 10⁻3 2000 वोल्ट पर मीटर। अभी पूरा नहीं हुआ, ये हमने E का मैग्नीट्यूड निकाला। E की डायरेक्शन बताइए। E की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर, कैसे मालूम? नहीं, देखिए आपने V की डायरेक्शन किधर मानी थी? आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है? मैंने इसीलिए एरो लगा के रखा हुआ। हमारी कैलकुलेशन कैसे हुई है? ऐसे, क्योंकि कैलकुलेशन हम क्या करते हैं? फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल। तो ये हमारे लिए फाइनल है, ये इनिशियल है, तो हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है? ऐसे। और हमारा आंसर प्लस में आया कि माइनस में? प्लस में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? सेम उसी डायरेक्शन। अगर हमारा आंसर माइनस में आता तो हम क्या समझते? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? नेगेटिव डायरेक्शन। समझ आइए बात? एक चीज। दूसरा, एक चेक पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर। -10 और -30 में जीरो स्केल पर कौन हाई होता है, कौन लो होता है? -10 इज हायर, -30 इज लोअर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर चलेगा? -10 टू -30 हायर। तो भले आप ये प्रिंसिपल याद रखो, भले मैथमेटिक्स याद रखो। मैथमेटिक्स में हमने ये डायरेक्शन मानी और हमारा आंसर प्लस में आया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अदरवाइज हमको थंब रूल याद है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, -10 इज हायर देन -30, इसलिए इधर आया। तरीका समझ आया? अब ये बताइए, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल्स, ये किस चार्ज के कारण है? ए पॉजिटिव चार्ज और ए नेगेटिव चार्ज। देखिए सरफेस कैसी बनी हुई है? कर्व, कॉन्वेक्स कि कॉनकेव? ओके, ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा नक्शा बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? माइनस की प्लस? माइनस। प्लस कैसा बनाता है? गोइंग आउट। माइनस कैसा बनाता है? कमिंग इन। यहां कैसा बन रहा है? कमिंग इन। इसलिए यहां कौन सा चार्ज रखा है? माइनस चार्ज। समझ आया? ये छोटी छोटी बातें सब आपको पक्का याद रहनी चाहिए, और यहीं पर ही हम जाके गलती करते थे। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कौन सा होगा? माइनस चार्ज इधर होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बन रहा है, पोटेंशियल इधर जा रहा है। माइनस चार्ज के कारण यहां का पोटेंशियल माइनस, माइनस और कम हो गया, माइनस और कम हो गया, क्योंकि हम दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज अपनी जगह पर समझ में आती है। तो ये है इक्विपोटेंशियल। और अब इसमें एक छोटी सी चीज और है, अगर हमको ये दिया गया है इक्विपोटेंशियल्स, these are the equipotentials, 10 volt, 20 volt, 30 volt, और यहां से यहां का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमको दिया गया है 20 मिलीमीटर, और ये एंगल है 60 डिग्री। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? इसको निकालना है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। कैसे निकालेंगे? हैं? किसके कंपोनेंट्स? 20 के। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर हम इस 20 के कंपोनेंट्स लेते हैं तो एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। हम इस कंपोनेंट को कितना बोलेंगे? ये 20 cos 60, ये क्या है? 20 sin 60। ओके, तो आपको कौन सा चाहिए? 20 sin 60 की 20 cos 60?
साइन क्यों? क्योंकि यस बिल्कुल ठीक, दो पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए, दैट इज dr। तो हम साइन कॉस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम इसको देख लेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी ये 60 दिया है, हो सकता है ये 60 दे देते ये, तो जो भी देंगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको पक्का मालूम है कि हमको dr किधर लेना है, यस परपेंडिकुलर टू dv या अलोंग दी dv, सॉरी ये v है, ये v है, तो ये क्या है dv, ये dv है और dr इसके अलोंग लेना है ये। तो अगर ये थीटा है तो ये साइन 60 है, अगर ये थीटा है तो ये कॉस हो जाएगा। तो साइन और कॉस वैसे हम याद नहीं करते, अगर हमने याद किया है तो हमने इस एंगल के साथ याद किया, दैट दिस एंगल, अगर ये एंगल होगा तो इट विल बी या इसको हमने जो याद किया है व्हाट इज दैट, ई dr cos थीटा, ई dr cos थीटा। ये डायरेक्शन किसकी है, ई की, ये डायरेक्शन किसकी है, dr, जो हमको दिया गया 20 मिलीमीटर, इन दोनों के बीच ये एंगल कितना है, थीटा। अगर हम इस एंगल को थीटा लेते हैं तो हमको कौन सा लेना है, cos थीटा, और इसका cos थीटा कौन होगा, ये। तो ये पक्का याद रखिए, ये वाला डिस्टेंस लेना है, और हमारे फॉर्मूला में जो थीटा दिया है वो किस किस के बीच में है, E और dr। और ये वाला अगर है तो ये तो इक्विपोटेंशियल है, ये इक्विपोटेंशियल के साथ एंगल है, उसका cos नहीं चाहिए, किसके साथ cos चाहिए, E के साथ, और E ये। समझ आया? अब इसका आंसर निकालिए, dv की वैल्यू कितनी लोगे, 10, डिस्टेंस कितना लोगे, 10√3, वेरी गुड, 1/√3, ठीक है। ये जो कि मिलीमीटर है ना, इसको आप मीटर बनाओगे तो उसके साथ 10⁻³ और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000√3, 1000 की 10,000, 1000, ओके, सो 1000√3। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन बोलिए, डाउनवर्ड, कैसे मालूम, हायर टू लोअर, ठीक है। हम उस माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़े, इसको देख लेते हैं, हायर टू लोअर। तो ये 30 वोल्ट है प्लस, और ये +20, सो द डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, दैट्स ऑल। समझ आया? ये दो चीजें आपको निकालने को आएंगी, और थीटा में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, cos थीटा साइन थीटा में मत उलझिए। अगर स्ट्रिक्टली रहना है तो cos थीटा होता है, पर थीटा किसके बीच होना चाहिए, E और dr के बीच में, V और dr के बीच में नहीं, और क्वेश्चन में देते हैं V और dr के बीच में, ताकि हम उसमें cos लगा दें, गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो ये भी कॉम्पिटिटिव का हिस्सा है, इस तरह से ये सॉल्व होगा। तो ये हमने किए हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और हाँ, दूसरी इसमें एक और छोटी सी चीज आती है, देन वी विल क्लोज। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस सरफेस पर एक चार्ज को यहां से लेके हम यहां तक लेकर आए, ये सेंटर है, इस सेंटर से ये डिस्टेंस तो बराबर है, तो एक चार्ज जो यहां पर था, यहां से हम यहां तक लेकर आए, ये वाला डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। इस चार्ज की वैल्यू हमको दी गई है, दिस चार्ज इज से 50 माइक्रोकूलम, और ये 20 सेंटीमीटर है। यहां पर सोर्स चार्ज रखा है, जिसमें हमने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। ये दोनों डिस्टेंस यहां से बराबर है, यहां से इसको हम लेकर यहां तक आए, तो हमने कितना वर्क किया, इसका निकालने का एक्चुअल तरीका देखिए। हम क्या करते हैं, ये Q और ये Q, इस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी होगी, Q1/R। एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम कर लिया हम लोगों ने कि नहीं किया है, कर लिया है। Q × Q1/R, इसका कितना होगा, Q, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, वर्क डन। लेकिन हम क्या देखते हैं, दोनों की वैल्यू एक जैसी आई, क्यों, R एक जैसा है, तो
तो वर्क डन कितना होगा? 0। ठीक है, तो वर्क डन 0 होगा। फिर से इसका पोटेंशियल जो है, यहां पर एनर्जी कितनी होती है? Q इंटू वी। जब ये यहां आ जाएगा तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? Q इंटू वी। वो दोनों सेम है। व्हाट इज चेंज इन एनर्जी? 0। सो व्हाट इज वर्क डन? 0। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल याद कर लिया। फॉर कैरिंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन, द वर्क डन इज 0। नोट करिए। फॉर कैरिंग ए चार्ज from one point to the other point, from one point to the other point on equipotential surface, the work done is 0. Work done is 0. ठीक है, इसके नीचे आप छोटा सा कोट कर सकते हैं। वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। ये हमने सबसे बेसिकली पढ़ा था, सबसे पहले फॉर्मूला। और वी ए माइनस वी बी कितना होता है इक्विपोटेंशियल में? 0। इसलिए वर्क डन कितना होगा? 0। तो पक्का याद रखिए, वर्क डन ऐसे निकालना। जहां इक्विपोटेंशियल शब्द आया तो तुरंत दिमाग में हमारे आ जाना चाहिए वर्क डन ऑन ए चार्ज विल बी 0। एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल विल बी सेम, व्हाटएवर इट इज। तो ये होता है इक्विपोटेंशियल एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो आज हम लोग यही क्लोज करते हैं।